नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 29 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का मुख्य पर्व भी है। इस दिन हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित किया जाता है। इसी पवित्र दिन को अगर बात की जाए तो इसी पवित्र दिन पर महाभारत और चारों वेदों का वर्गीकरण करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। इस दिन लोग अपने शिक्षकों, गुरुओं की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। 29 जुलाई 2026 की अगर बात की जाए तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। EPS 95 पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 जुलाई यानी कि आज केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में सरकार EPS 95 पेंशन भोगियों की लंबी समय से चली आ रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। इसी के साथ हालिया वैश्विक आर्थिक बदलावों को देखते हुए मंत्रालयों के कई अन्य नीतिगत सुधारों को भी इस एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। वहीं आज के दिन रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन भर्ती 2026 के रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आज रात को समाप्त हो जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निकाले गए 6,557 टेक्नीशियन पदों पर ऑनलाइन आवेदन यानी कि एप्लीकेशन की आज आखिरी दिन है। इच्छुक कैंडिडेट जो है आज रात को 11:59 तक जो है पोर्टल बंद होने से पहले अपना आवेदन फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। अंतिम समय की भीड़ के कारण अधिकारित वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत प्रक्रिया पूरी करें। इस सुनहरे अवसर को हाथ से ना जाने दें और जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। वहीं आज के दिन एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ पर ओडिशा की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि 29 जुलाई को ओडिशा सरकार और पूरी मंदिर प्रशासन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें बच्चों की एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की राष्ट्रव्यापी रिलीज को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि फिल्म में भगवान को कार्टून रूप में दिखाना भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। हालांकि जस्टिस VB नागरिकता और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने इस पर कड़ी असहमति जताते हुए सवाल किया कि क्या बच्चों के लिए बनाए गए एनिमेटेड रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो सकती है। इससे पहले वेकेशन बेंच ने पूरी रथ यात्रा संपन्न होने के बाद 28 जुलाई से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा पास की थी। इस फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने की अनुमति भी मिली थी। अब शीर्ष अदालत तय करेगी कि वह अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव करेगी या फिर इस मामले में वापस सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की। CJP ने दोबारा दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। छात्रों पर कार्रवाई हुई तो फिर से होगा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट की ओर से CJP के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर अंतिम आदेश आने के बाद पार्टी ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि आंदोलन में शामिल छात्रों को पुलिस या प्रशासन द्वारा निशाना बनाया गया तो उन्हें किसी भी तरह से परेशान किया तो पार्टी एक बार फिर से बड़े पैमाने पर और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। दीपिका ने सरकार से छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि यदि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता दिखा तो CJP पूरे देश में दोबारा से आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर राहुल गांधी का हमला, प्रहलाद जोशी को लेकर उठाए गए सवाल। संसद में नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में कई योग्य नेता मौजूद थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जैसे अहम पद के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिस पर उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति देश और शिक्षा व्यवस्था के लिए गलत संदेश देती है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति की छवि और जिम्मेवारी दोनों ही अहम होती हैं। वहीं CJP आंदोलन की अगर बात की जाए तो 6 एक्स हैंडलर को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी हो गया। FIR भी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की सोशल सेल ने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए कथित आपत्तिजनक और मान हानिकारक पोस्ट के मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस ने जांच के लिए कई एक्स को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसमें @saffron charges
@अल्पकान्या, @दीपक भारद्वाज समेत अन्य अकाउंट शामिल है। पुलिस का आरोप है कि इन हैंडलर से आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई है। इसके अलावा एक्स को भी संबंधित पोस्ट हटाने या भारत में उसकी पहुंच सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। नाबालिग प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश दिया गया। पुलिस कार्रवाई की होगी जांच। कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई के नियमों की समीक्षा की बात कही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। अब बात करते हैं बिहार में छात्र आंदोलन मामले की। बिहार छात्र आंदोलन मामले में बेरू जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारी के बाद बेरू केंद्रीय जेल में बंद रहे जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव मंगलवार को रिहा हो गए हैं। पटना पुलिस ने उन्हें छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। रिहाई के बाद जेल के बाहर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस बीच तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आंदोलनकारियों और नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। तेज प्रताप की रिहाई के साथ ही इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। संत रविदास की समरसता की सोच को आगे बढ़ाने का संकल्प, योगी सरकार करेगी जन्मस्थली का भव्य विकास। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थल श्री गोवर्धनपुर में विशेष आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचकर संत रविदास को श्रद्धांजलि देंगे और 131 कलशों के पूजन के साथ उनकी 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम का शुभ आरंभ भी किया जाएगा। संत रविदास में समता, सामाजिक न्याय, भेदभाव मुक्त समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार जन्मस्थली पर आधुनिक संग्रहालय, पर्यटन सुविधाएं और विकास कार्यों के जरिए उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। आयोजन को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के 4 लाख वकीलों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। सीएम योगी ने बार एसोसिएशन से मांगा प्रस्ताव। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिवक्तों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन से जल्द प्रस्ताव तैयार करके भेजने को कहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख अभिवक्तों और उनके परिवारों को मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार अभिवक्तों के हितों और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मानसून ने थामी दिल्ली की रफ्तार। कई इलाकों में जलभराव और लंबा जाम देखने को मिला। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन राजधानी की रफ्तार जो है वो धीमी कर दी गई है। मंगलवार को हुई भारी बारिश के कारण आईटीओ, मेट्रो ब्रिज, धौला कुआं, रिंग रोड, द्वारका, जनकपुरी, आश्रम चौक और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे समेत कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आईएमडी के अनुसार कई क्षेत्रों में 80 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई, जबकि तापमान सामान्य से 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं सदर बाजार में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरने से सैकड़ों दुकानों में सीवर का पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो आज के मौसम की अगर बात की जाए तो दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने जारी कर दी है चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जुलाई के लिए देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे तेज बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रहने के साथ साथ कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा न करने, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। लगातार सक्रिय मानसून के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल के चंबा में अचानक बाढ़ से पत्थरों का सैलाब आ गया, मलबा घरों में घुस गया और चंडीगढ़ में करंट से युवकी की मौत हो गई। वहीं चार धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चार धाम यात्रा जो है वो रुक गई है। दिल्ली में बारिश है। ये देश भर की कुछ खबरें हैं जो इस बुलेटिन में हम जानेंगे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घरों और दुकानों में मलबा भर गया। उत्तराखंड के चमोली, टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइडिंग के कारण कई सड़कें बंद हो गई है, जिसकी वजह से चार धाम यात्रा को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से कई राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां 100% एमएसपी की मांग को लेकर भोपाल कूच की गई। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े किसान। मध्य प्रदेश में 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर मूंग की खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। नर्मदापुरम से भोपाल की ओर कूच कर रहे किसानों ने राजधानी में प्रवेश के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि सरकार सभी किसानों की फसल की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित नहीं कर रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 100% एमएसपी खरीद या फिर अन्य मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब बात करते हैं जापान की। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। शॉपिंग मॉल ढह गया, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, ट्रेन पटरी से उतर गई। दक्षिण जापान के कुमामाटो प्रांत में 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने इतनी भारी तबाही मचा दी है कि भूकंप से कई इमारतों में आग लग गई। एक शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढह गई, ट्रेन जो है पटरी से उतरकर पलट गई, कई सड़कों व पुलों को नुकसान हुआ है। हादसे में 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, जबकि कुछ लोग मॉल के मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद 48,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसे करीब 1 घंटे के बाद वापस ले लिया गया। राहत व बचाव दल जो है युद्ध स्तर पर राहत काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन बना रहा है आर्टिफिशियल सूरज। स्वच्छ और असीमित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम देखने को मिला है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल सन यानी परियोजना पर तेजी से काम करता नजर आ रहा है। यह एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो सूर्य में होने वाली ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया की नकल करके स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा पैदा करने का प्रयास करेगा। इस परियोजना के तहत चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिव फ्यूजन मैग्नेट का सफल परीक्षण किया है, जिसे फ्यूजन रिएक्टर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। विज्ञानियों का कहना है कि यदि यह तकनीक पूरी तरह से सफल होती है तो भविष्य में दुनिया को कोयला, पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ईंधनों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर स्वच्छ बिजली उपलब्ध करवाई जा सकेगी। हालांकि परियोजना की कुल लागत और इसके व्यावसायिक संचालन की अगर समय सीमा की बात की जाए तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से निपटने की तैयारी चल रही है। 5 राज्यों के अधिकारी और वैज्ञानिक मिलकर बनाएंगे प्रदूषण नियंत्रण रणनीति। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और सर्दियों के स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 11 सदस्यीय मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशनल समिति का गठन किया है। इस समिति में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के प्रदूषण कंट्रोल बोर्डों के अधिकारी व देश के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल किए जाएंगे। यह टीम सैटेलाइट डेटा और मौसम विज्ञान की मदद से 48 से लेकर 72 घंटे पहले प्रदूषण के स्तर सूत्रों का अनुमान लगाएगी। इसके आधार पर राज्यों के साथ मिलकर समय रहते आपात कदम उठाए जाएंगे। आयोग का लक्ष्य
प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप खत्म करके वैज्ञानिक तरीके से स्थायी समाधान तैयार करना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध आतंकी के मोबाइल से मिले पाकिस्तानी हैंडलर्स के नंबर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी संदिग्ध आतंकी शहरोज से पूछताछ के लिए अदालत ने एटीएस को 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। जांच में उसके मोबाइल से पाकिस्तानी हैंडलर के नंबर और कुछ संदिग्ध वीडियो बरामद की गई है। एटीएस के अनुसार शहरोज कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी के संपर्क में था। आईएसआई के इशारे पर भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। उसे राजस्थान से हथियार और विस्फोटक सामग्री लेने के पहले गिरफ्तार किया गया। अब एजेंसी उसके संपर्कों और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के संगरूर में 2200 रुपए के लिए बीजेपी कार्यालय पर फेंका गया पेट्रोल बम, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। विदेशी कनेक्शन भी आया सामने। पंजाब के संगरूर में भाजपा जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक डिलीवरी बॉय और दूसरा बढ़ई बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे राणा भाई नामक व्यक्ति से था। पारंपरिक जांच के अनुसार ये पता चला कि 2200 रुपए के लेन देन के विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब विदेशी कनेक्शन, साजिश और आरोपियों के अन्य संपर्कों की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां टी दिलीप की छुट्टी हो गई है। टीम इंडिया को मिला नया फील्डिंग कोच, शुभदीप घोष संभाल सकते हैं जिम्मेवारी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। टी दिलीप 2021 से टीम इंडिया के साथ जुड़े थे और उनके कार्यकाल में टीम की फील्डिंग में काफी सुधार देखने को मिला है। अब उनकी जगह शुभदीप घोष को नया फील्डिंग कोच बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। शुभदीप घरेलू क्रिकेट में असम और रेलवे के लिए खेल चुके हैं। श्रीलंका दौरे से वह नई जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक कोई भी कोचिंग स्टाफ में बदलाव को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया। वहीं बात करते हैं श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। सारांश जैन को मौका मिला है। जडेजा की वापसी हुई है। बुमराह पर फैसला फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को कप्तान, केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। मध्य प्रदेश की स्पिनर ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट मैच में जगह मिली है। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। भारत और श्रीलंका के बीच में पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त को कोलंबो में होगा। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के उरी में माइन ब्लास्ट हुआ है। सेना के 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी सेक्टर में एलओसी के पास माइन धमाके में सेना के 2 जवान घायल हो गए। यह घटना कमलकोट सब सेक्टर में 8 राष्ट्रीय राइफल्स की अपरगढ़ फॉरवर्ड पोस्ट के पास हुई है। घायल जवान दफादार विजय कुमार और नायक शरणप्पा अंगारी को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर की सेना अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अधिकारियों के अनुसार धमाके के कारणों की जांच चल रही है। घटना के बीच सांभा और रजौरी में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की और नेतन्याहू। यूक्रेन मांगेगा मिसाइलें और ईरान युद्ध पर भी होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की रूस के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और उसके उत्पादन में सहयोग की मांग कर सकते हैं। वहीं नेतन्याहू के साथ बैठक में ईरान संघर्ष और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों बैठकों में वैश्विक सुरक्षा कूटनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ, पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हंगामा हो गया। प्रियंका गांधी और केंद्रीय सरकार आमने सामने दिखी। अखिलेश ने उठाया परीक्षा पारदर्शी का मुद्दा। लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी और प्रहलाद जोशी के बीच
बिल्किस बानो मामले को लेकर भी बहस हुई, जबकि अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की है। संसद के बाहर भी पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पंजाब के कथित पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां होशंगाबाद रोड पूरी तरह जाम रहा। किसान सड़कों पर बैठकर पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से एक बड़ी संख्या में किसान मूंग की फसल के उचित दाम की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण होशंगाबाद रोड पर यातायात प्रभावित हुआ, लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार किसानों का कहना है कि उन्हें मूंग की फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, जिसे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और किसानों से बातचीत की जा रही है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला है। सीएम धामी ने स्वच्छ ईंधन वाले 11 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत 6 वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक वितरित किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कि यह पहल राज्य में प्रदूषण कम करने और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। सरकार देहरादून, हरिद्वार, दिल्हान, हल्द्वानी के इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एमएसएमई कारोबारियों को बड़ी राहत, देर से भुगतान पर सख्त होगा कानून। केंद्र सरकार ने एमएसएमई कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। नए प्रावधानों के तहत भुगतान विवादों के मामले में अदालत खरीदार को कम से कम 50% की राशि एमएसएमई को देने का आदेश दे सकती है। साथ ही विवादों के जल्द निपटारे, सरकारी कंपनियों द्वारा ट्राइड्स के जरिए जो है भुगतान और आसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से छोटे कारोबारियों की नगदी समस्या वो कम होगी और इससे कारोबारी मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा फैसला, निकाय पंचायत चुनावों में 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया गया। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने युवाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की कि शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50% तक टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण के स्थानीय समीकरण, संगठन की सक्रियता और उम्मीदवार की स्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी। डोटासरा ने टिकट के लिए बार-बार वार्ड बदलने वाले दावेदारों को भी चेतावनी दी है। राज्य में पंचायत और चुनावों की घोषणा सितंबर में होने की संभावना है, जबकि मतदाता अक्टूबर और नवंबर के बीच में कई चरणों में जो है मतदान करवाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर पेटीएम से रिलेटेड आ रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने का आदेश दे चुका है। आरबीआई ने नियुक्त किया लिक्विडेटर, ग्राहकों पर होगा इसका असर, जानते हैं इस बुलेटिन में। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक की संपत्तियों में अन्य मामलों को निपटाने के लिए एसबीआई के पूर्व अधिकारी गिरी कुमार एम नायर को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया, जो 8 जुलाई से पूरी लिक्विडेशन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इससे पहले आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन और निगरानी संबंधी चिंताओं के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। बैंक को 2015 में लाइसेंस मिला था, लेकिन मार्च 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक और जनवरी 2024 में नए जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि पेटीएम ऐप की अन्य सेवाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन पेटीएम बैंक से जुड़ी सेवाएं और खातों को लेकर ग्राहकों को आरबीआई और बैंक की ओर से जारी निर्देशों का पालना करनी होगी। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। तो हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले देखने को मिले। अग्निवीरों को 20% तक आरक्षण से लेकर ईवी नीति और एमएसएमई को बढ़ावा देने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन, एसडीआरएफ फायरमैन और
वाइल्ड लाइफ गार्ड पदों पर 20% तक आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए 30 लाख रुपए तक के ईवी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100% मोटर वाहन कर छूट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने नई एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश और 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत, महिलाओं के नाम वाहन खरीदने पर छूट, संपत्ति कर की नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर भी फैसले लिए गए हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।